वेलकम टू चैप्टर नंबर 5। दिस इज फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। ओके, इसमें वही क्वेश्चन चलते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर ड्रग्स का कैसा इफेक्ट, कैसा असर होता है, कैसा एक्ट करते हैं ड्रग्स, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी देना है। इसको बोलेंगे मनोविकार। क्या बोलेंगे? मनोविकार नाशक दवाओं की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में मनोविकार नाशक औषधि का मतलब उन दवाओं से है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। मनोविकार मतलब किससे रिलेटेड है? माइंड से, मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो इस पे उन दवाओं से है संबंध जो मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इन दवाओं के उपचार को साइकोफार्माकोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको साइकोफार्माकोथेरेपी भी कहते हैं ना। एक ही में लिख दिया गया है इसलिए दिक्कत हो गई। साइको फार्मेकोथेरेपी। ठीक है, ये आपका नेम है, इसको इस नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एंटी साइकोटिक्स ड्रग का क्या इफेक्ट है, किस काम में आता है। तो ये वेरी शॉर्ट है, तो इसका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 4 स्टेजेज ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स के 4 स्टेज के बारे में बताना है, यानी निश्चेतक की 4 अवस्थाओं के बारे में बताना है। आपको पता है एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए ना, जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं तब भी, या फिर जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब पेशेंट को बेहोश करना होता है तो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसके लिए इसको हिंदी में निश्चेतक बोलते हैं। तो इनके 4 अवस्थाएं के बारे में बताना है। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? निश्चेतक यानी एंटी स्टेथिक जो है आपका, उनकी 4 अवस्थाएं हैं: चेतना, उल्लास, उत्तेजना और शल्य चिकित्सा निस्तब्धता। ठीक है, चेतना कॉन्शियसनेस, किसी चीज़ को कितना मतलब बहुत ज़्यादा कभी लोग चेतना में हो जाते हैं तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कॉन्शियसनेस। यह अवस्था जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से सचेत होता है और अपने आसपास की दुनिया को समझता है। यहाँ पे तो चेतना की ये बात होगी, लेकिन इसका कहीं कहीं क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट के कारण ये दवा दी जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, यानी चेतना क्या हो रहा है ये समझा जा रहा है इस डिफिनेशन में। उल्लास को क्या बताया जा रहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति को हल्का उत्तेजना और बेचैनी महसूस हो सकती है, इसको उल्लास बोलेंगे। एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट से रिलेटेड ही होता है लगभग में उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना कुछ ज़्यादा होती है। यह अवस्था उल्लास के बाद आती है। यहाँ व्यक्ति मांसपेशियाँ कठोर हो सकती हैं और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शल्य क्रिया के बारे में, यानी सर्जिकल के बारे में। ठीक है, तो शल्य क्रिया जो है ये फोर्थ है। तो 3 अवस्था ये हो गई। चौथी है शल्य क्रिया यानी सर्जिकल, जो सर्जरी किया जाता है उसमें बेहोश करते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे चीज़ों को क्या कर देते हैं, जहाँ सर्जरी करना होता है उसको शून्य कर देते हैं, तो उसके लिए एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। तो उस क्रिया में कह रहा है कि यह अवस्था वह है जहाँ रोगी को शल्य क्रिया के लिए तैयार किया जाता है, यानी ऑपरेशंस वगैरह में यूज करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं सर्जरी के लिए। इस अवस्था में रोगी को दर्द का अनुभव नहीं होता है और वह शल्य क्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, यानी सर्जरी के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो ये 4 अवस्था है निश्चेतक, यानी आपके एनेस्थेटिक्स के 4 एग्जाम्पल्स ये रहे, 4 अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, निश्चेतक के उदाहरण बताने, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो निश्चेतक में यूज की जाती है, यानी एनेस्थीसिया देने में इसको एनेस्थेटिक्स के रूप में कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया जाता है, जिसमें आपका क्या है, कुछ उदाहरण जैसे प्रोकेन का यूज करते हैं, लीडोकेन का यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिन गैस भी कहते हैं। ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन भी शामिल है। साइक्लोप्रोपेन ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ दवाएं हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनका उपयोग हम लोग एंटी
आपका एनेस्थीसिया के लिए यानी एनेस्थेटिक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है कि डिफाइन सिडेटिव एंड हाइपोटोनिक विद एग्जांपल्स। सिडेटिव एंड हाइपोटोनिक्स को समझाना है, निशामक तथा कृत्रिम निद्रा अवस्था को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो आपकी निद्रा अवस्था होती है स्लीपिंग का, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सामक और तथा कृत्रिम निद्रा अवस्था को बारे में बताना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्या है। सामक यानी सिडेटिव, चिंता और तनाव को कम करने वाली दवाएं हैं। किसको कम करते हैं? चिंता या तनाव में कोई होता है ना, तो उस समय भी दिक्कत होती है उसको कम करने के लिए। जबकि जो कृत्रिम निद्रा अवस्था है यानी हाइपोटोनिक आपका है हिप्नोटिक, सॉरी हाइपोटोनिक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? हिप्नोटिक नींद लाने वाली दवाएं हैं। इस उदाहरण के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? डायजेपम। किसका है? डायजेपम एक सामक, जबकि जोल्पीडेन एक कृत्रिम निद्रावस्था है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वैलियम और एम्बियम। ठीक है, ये एक दोनों की दोनों क्या है? निद्रा अवस्था है। तो ये आपकी निद्रा अवस्था यानी कृत्रिम निद्रा अवस्था और सामक से उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनलिस्ट यूजेज ऑफ वेनलाफैक्सिन। वेनलाफैक्सिन के बारे में बताना है कि इसका क्या प्रयोग होता है। तो वेनलाफैक्सिन अवसाद और चिंता का इलाज करता है। देख सकते हैं यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ाता है। ये हार्मोन मूड को नियंत्रित करने के में मदद करते हैं। ठीक है, मूड को क्या कहते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसका उपयोग अवसाद और कभी कभी चिंता और घबराहट के दौर के इलाज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वेनलाफैक्सिन का यूज। तो इसको इम्पोर्टेंट में रख लेंगे इसको भी। और ये आपका, तो इस भी आपसे यहाँ पे पांचवा वाला और तीसरा वाला और निश्चेतक में आपका दूसरा और पहला, ये पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, ये ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बची है क्या? चौथा ही तो बच गया बस। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसलिए ये शॉर्ट पे फास्टली एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ डायजेपम। ठीक है, डायजेपम का कंडीशन बताना है कि इसका क्या एक्शन वगैरह स्टोरेज कंडीशन क्या है इसके बारे में। ठीक है, डायजेपम की क्रिया, उपयोग तथा भंडारण की स्थिति में बताइए ना आंसर। डायजेपम का उपयोग चिंता, तीव्र शराब वापसी और दौरे के इलाज के लिए किया जाता है ना। बहुत लोगों को देखते होंगे दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उस टाइप के मेडिसिन में इनके लिए डायजेपम का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ तीव्र शराब वापसी, इसका उपयोग मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने और चिकित्सा प्रतिक्रियाओं से पहले बेहोश करने की दवा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा डायजेपम का यूज, प्रयोग। ठीक है, एक्शन। इसके बाद लिखा है स्टोरेज के बारे में बताना है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा जलीय घोल में डायजेपम पीएच 4 से 8 पर अपेक्षाकृत स्थिर होता है। यानी डायजेपम को पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 से 8 के बीच में सही रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कम में दिक्कत है। और पीएच 5 पर अधिकतम स्थिरता होती है, यानी सबसे बेस्ट किस पे रखते हैं? पीएच 5 पे ज़्यादा होगा ना। पानी, एथेनॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल के मिश्रित विलयन, ग्लाइकोल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 9। ठीक है, तो ग्लाइकोल के मिश्रित विलायक प्रणालियों में स्थिरता और घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये सब यूज करेंगे तो इसमें क्या होती है? उसकी घुलनशीलता और बढ़ जाती है। पेरेट्रल इंजेक्शन के लिए घोल को प्रकाश और ठंड से बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये कीप कीप इन कूल प्लेस को लिखा रहता है, उसके भी दवाओं को भी लिखा रहता है ना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट वगैरह ये भी लिखा रहता है। तो ये लास्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ
थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम भी एक इम्पॉर्टेंट दवा है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे। थायोपेंटल सोडियम का उपयोग सामान्य एनेस्थेसिया के प्रेरक के लिए किया जाता है और इसके एनाल्जेसिक और मांसपेशियों को आराम देने वाले अन्य एनेस्थेटिक एजेंटों के साथ संतुलित एनेस्थेसिया के दौरान सम्मोहन प्रदान करने के लिए सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका थायोपेंटल सोडियम का उपयोग। अब इसके स्टोरेज के बारे में बताएं तो 22 डिग्री सेल्सियस पे ना थियोपेंटल 6 दिनों के लिए स्थिर और बांझ रहता है। कितने डिग्री पे रखना है? 22 डिग्री के लिए 6 दिनों तक ना बांझ रहता है, मतलब कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, स्थिर रहता है, सही रहता है, ठीक है। और 3 डिग्री सेल्सियस पर 7 दिनों से अधिक तक रह सकता है, ठीक है। तो 22 डिग्री पे 6 दिनों तक रह जाएगा, लेकिन 3 डिग्री से कम पे रखते हैं या 3 डिग्री सेल्सियस तक उसको रखते हैं, ठंडा जगह पे रखते हैं, तो वो 7 दिनों से ज़्यादा तक आपका यूज में रह सकता है। तो ये आपका रहा थायोपेंटल सोडियम, ठीक है। तो ये रहा आंसर। आइए लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग का भी 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला एक्सप्लेन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग along with classification and mechanism of action, फ्लुओक्सेटाइन एंड सिटालोप्राम, ठीक है। सिटालोप्राम लिखा है, क्या लिखा है? सिटालोप्राम। सिटालोप्राम ये सब के बारे में आपको बताना है। हिंदी में देख लेंगे तो फ्लुओक्सेटिन तथा सिटालोप्राम के वर्गीकरण तथा क्रियाविधि के साथ साथ अवसाद रोधी दवाओं की व्याख्या करें। अवसाद रोगी यानी कोई डिप्रेशन में चला जाता है ना, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? अवसाद। तो अवसाद रोधी के लिए दवाओं के बारे में व्याख्या करना है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? फ्लुक्सेटिन एक दवा है जो अवसाद, चिंता, जुनूनी बाध्यकारी विकार और खाने के विकारों का इलाज करती है। फ्लुक्सेटिन एक प्रकार का अवसाद रोधी है जिसे चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SSRI। इसका फुल फॉर्म है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर मतलब क्या होता है? अवरोधक, रोकने वाला, ठीक है। तो रीअपटेक इनहिबिटर ना, यानी अवरोधक। इनहिबिटर को अवरोधक बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं ना। इनहिबिशन भी होता है जिसको अवरोध बोला जाता है, तो उसी चीज़ से लिया गया है, इनहिबिशन से ही। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीअपटेक सेरोटोनिन एंड इनहिबिटर ना। इनहिबिटर मतलब होता है अवरोधक, इनहिबिटर। तो ये रहा आपका फुल फॉर्म ना SSRI का, कहीं कहीं पूछ देता है उसमें, तो ये वाला याद रख लीजिएगा, ये वाला स्पेलिंग याद कर लेंगे, ठीक है। दिस वन के रूप में जाना जाता है। सिटालोप्राम एक दवा है जो अवसाद का इलाज करती है ना। अब सिटालोप्राम के बारे में बता रहा है। यह आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। यह हार्मोन आपके मूड को नियंत्रित करने में मदद करता है। एंटी डिप्रेसेंट आम प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं जो अवसाद और चिंता और जुनूनी बाध्यकारी विकार जैसी अन्य स्थितियों का इलाज करने में मदद करता है। कई प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट हैं। आप और आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके लिए सबसे अच्छा एंटी डिप्रेसेंट खोजने के लिए मिलकर काम करेंगे, ठीक है। एक और फुल फॉर्म की बात कर रहा है TCAS, इसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे। 2 हो गया ऊपर में, ठीक है। एक ये फुल फॉर्म याद रख लेना है SSRI का, ठीक है। सेलेक्टिव क्या था? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये आपका। और नेक्स्ट क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCS, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट
ए एस, छोटा सा ए एस, ये एंटी डिप्रेसेंट के लिए यूज किया है, और टी सी मतलब ट्राई साइक्लिक के लिए यूज किया, तो इसलिए टी सी ए एस हो गया है। ठीक है, ये आपका एक पुरानी श्रेणी है जो अक्सर साई साइड इफ़ेक्ट्स की बढ़ी हुई दरों के कारण उपचार, प्रतिरोधी अवसाद और चिंता के लिए क्या होती है, आरक्षित होती है। ठीक है, तो ये आपका इसमें नेक्स्ट आपका लाइन हो जाएगा, अधिक विशेष रूप से सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और कम सामान्यतः डोपामाइन से जुड़े न्यूरोट्रांसमिशन को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट ऐसा करने से के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आपको ये आंसर है, इसको लिख लीजिए ना, लिख के रिवाइज कर लीजिए, रफ कॉपी वगैरह कहीं पे भी एक जगह क्वेश्चन आंसर है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है, लिख लेना है, एक दो बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, समझ लेंगे। सेकेंड है आपका, सेकेंड नंबर पे समान संज्ञाहरण निश्चेतक अवस्था के चरणों की चर्चा करें। माता पिता द्वारा प्रशासित समान निश्चेतक के दो उदाहरण दीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। डिस्कस द स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के बताना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेटेड जनरल एनेस्थेटिक्स, इसके बारे में आपको बताना है, कौन सी पेरेंटली एनेस्थेटिक्स होते हैं और सामान्य संज्ञाहरण क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो सामान्य संज्ञाहरण यानी जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगों को बेहोश कर दिया जाता है और दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह कई चरणों में होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के निश्चेतक एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ माता पिता द्वारा भी प्रशासित किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका सेफन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सेफन और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कौन है, माता पिता भी कर सकते हैं ना, किसी को ऐसा हो गया है तो उनके माता पिता द्वारा भी ये प्रशासित किया जा सकता है। माता पिता द्वारा प्रशासित समान निश्चितक के दो उदाहरण आपका एक क्या हो जाएगा, सॉरी दिस वन ना, प्रोपोफोल, ठीक है, और सेकेंड वन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एटोमीडेट, और फर्स्ट कौन सा, ये दो आपके क्या हो जाएंगे, माता पिता द्वारा प्रशासित सामान्य निश्चेतक के दो उदाहरण हो जाएंगे, ये जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा है, जो आमतौर पर बेहोशी और या बेहोशी की स्थिति पैदा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ इन उदाहरणों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है, जैसे प्रोपोफोल के बारे में क्या बताया गया है, यह एक अंतःशिरा एनेस्थेटिक्स है जिसका उपयोग बेहोशी को प्रेरित और बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी बेहोशी बना रहे, ठीक है, उसको प्रेरित करता है कि और देर तक रहे, उसके लिए ये यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका एटोमीडेंट, जो है ये आपका, यह भी एक अंतःशिरा एनेस्थेटिक्स है जिसका उपयोग बेहोशी को प्रेरित और बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये दो आपका माता पिता द्वारा प्रशासित समान रूप से निषेधक के दो उदाहरण हैं जो समान रूप से यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू देखने के लिए ना, एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के, जिसमें पहला एमसीक्यू ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शामक दौरे के लिए चिकित्सीय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकित्सीय रूप लिए किसका यूज कर सकते हैं, लिखा है अल्प्राजोलम, पेंटोबार्बिटल, जोल्पिडेन, एल्कोहल। तो ये दोनों का तो इसका तो नाम नहीं सुने, इसमें भी नहीं चला, जिक्र में एल्कोहल दे नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अल्प्राजोलम का यूज करेंगे। ठीक है, निम्न किसके लिए, शामक दौरे के लिए आपका चिकित्सीय रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, अल्प्राजोलम का। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामक दौरे के लिए
चिकित्सकीय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसमें से भी कौन सा, तो सेम क्वेश्चन हो गया, तो दोनों पहला दूसरा सेम हो गया ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ना, अल्प्राजोलम ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहला दूसरा सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो कोई बात नहीं, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। थर्ड देखते हैं ना, निम्न में से कौन सी मनोविकार नाशक औषधि है, मनोविकार नाशक औषधि इनमें से कौन है, गाबापेंटिन है कि डुलोक्सेटिन है या क्लोरप्रोमेजिन है या फिर प्रोपोफोल है। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका एक मनोविकार शामक औषधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी ना, क्लोरप्रोमेजिन। क्लोरप्रोमेजिन एक मनोविकार नाशक औषधि है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिजोफ्रेनिया के उपचार में प्रयोग की जाती है, किसके उपचार में, सिजोफ्रेनिया के उपचार में। तो इसमें आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया है, क्लोरप्रोमाजिन, हाइड्रोक्लोराइड, अल्प्राजोलम, प्रोपोफोल एंड फेनोबार्बिटल। तो इसके उपयोग में आपका ये क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाएगा। ठीक है, किसमें, सिजोफ्रेनिया के उपचार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःशिरीय संवेदनाहारी का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है एटोमिडेट, केटामीन, सेकेंड है फेंटानिल, थर्ड है डायजेपाम एंड फिफ्थ है हेलोएथेन। तो 5 नंबर में आप देखें अंतःशिरीय संवेदनशील का उदाहरण में हेलोएथेन जो है आपका ये नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी इसके लिए सही हो जाएगा लेकिन नहीं है, तो कौन नहीं है, हेलोएथेन के बारे में बात नहीं हुआ है, तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर पे, एमिप्रामिन का ब्रांड नाम है, एमिप्रामिन का ब्रांड नाम क्या है, तो एमिप्रामिन का ब्रांड नाम होता है ऑप्शन नंबर डी टोफ्रानिल होता है ना। 7 नंबर, अवसाद रोधी औषधियाँ में उपयोग होती हैं, कौन सा उपयोग होती है, चिंता, नेत्र संक्रमण, मिर्गी, यूटीआई। तो आपको भी पता है कि ये सब अवसाद रोधी यानी अवसाद किस में आता है, चिंता वगैरह ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7वां का ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोदशा को सुधार करने में बेहतर करने और घबराहट रोधी है, इनमें से कौन सा लेने से आपको मनोदशा में सुधार होगा और घबराहट में आराम दिलाएगा। ठीक है, प्रोपोफोल है, डायजेपाम है या फेनोबार्बिटल है, बर्बिटल। डी नंबर पे डुलोक्सेटिन ना, डुलोक्सेटिन आपका ये हम लोग देखे थे उधर, जो घबराहट रोधी, इसके लिए कौन जरूरी हो सकता है इसमें से यूज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डुलोक्सेटिन। 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर, केटामीन का ब्रांड नेम क्या है, केटामीन का ब्रांड नेम क्या है, तो केटामीन का ब्रांड नेम है केटामीन हाइड्रोक्लोराइड, केटामीन हाइड्रोक्लोराइड, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य तंत्रिका निश्चेतक का उदाहरण नहीं है, असामान्य तंत्रिका निश्चेतक। ठीक है, इसका उदाहरण इसमें से कौन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजाफिन, ओलांजाफिन, रिस्पेरिडोन या सल्पिराइड। क्या है इसमें से तंत्रिका निश्चेतक का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा है कौन नहीं है। ठीक है, तो यानी इसमें से 3 है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 2 3 तीनों है, चौथा नंबर नहीं है। ठीक है, सल्पिराइड इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट लिखा है, ये अभी देखे थे ऊपर में, अल्प्राजोलम के लिए भंडारण की स्थिति क्या होती है, तो आपको ऊपर में देखे है ना क्या होती है,
20 से 25, 22 डिग्री वहाँ लिखा हुआ था 22 डिग्री, तो 22 डिग्री 20 से 25 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा चैप्टर नंबर 5 का MCQ। और ऊपर में सब क्या थे, ऊपर में आपको अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और द्विगुत्तरी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसमें यही बताया जाता है कि क्या आपको कैसे लिखना है ना, क्या क्या आंसर लिखना है। आंसर लिखने की इसमें दिया जाता है कि आंसर को किस प्रकार से लिखें तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ फॉर नंबर गेनिंग वीडियो। ओके, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।